नरेंद्र मोदी के हवाले से है। अगर हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया में पहले लीडर वो बन गए जिनको सिविल लाइन्स के 15 अवार्ड मिले। आज से पहले किसी लीडर को ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो, चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट हो, जो बाइडेन हो, वो मतलब शहजादे भी हो यूए के, उनको भी नहीं मिले। लेकिन मिडल ईस्ट से भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविल लाइन्स के अवार्ड मिले हैं। टोटल 15 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये अवार्ड्स दिए हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसके ऊपर हम नजर डालने लगे और मैम के रिव्यूज लेने लगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अनम ये बताना चाहूंगी कि उनको बेस्ट सिविलाइजेशन का अवार्ड मिला है। अवार्ड नहीं, अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स। आप लोग पिछले 9 साल से हिंदुस्तान को बहुत तरक्की याफ्ता देख रही हैं। आप लोग पिछले 9 साल से हिंदुस्तान को हमारी इकोनॉमिक में 5वें नंबर पर देख रही हैं, जो तीसरे नंबर पर आने वाला है चंद ही महीने में। आप लोग हमारे हिंदुस्तान को जीडीपी में 7.2% पे देख रही हैं। हमारे डिफेंस को आप चौथे पोजीशन पर पूरी दुनिया में देख रही हैं। तो हिंदुस्तान में जितनी भी हम चंद्रयान पर, हम मून पर अपने झंडे को लहरा चुके हैं। तो जो अचीवमेंट्स आए हैं और जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में इतने सिविलाइज्ड सनातनी भाई और इतनी सिविलाइज्ड महिलाएं हैं, तो ये किसकी वजह से है? ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से है। आज हिंदुस्तान पिछले 9 साल में इतना सिविलाइज्ड हुआ है, इतना वेल एडुकेटेड हुआ है, इतना तरक्की याफ्ता हुआ है, इतना ज्यादा रिनाउंड हुआ है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हमारे जो मुखिया हैं, इस देश के जो लीडर है, इस देश का जिसको हमने गार्जियन चुना है, इस देश की जनता ने जिसको चुन करके लाया है मुखिया के तौर पर, इस देश की जनता ने जिनको सर आंखों पर बिठाया है। क्यों बिठाया है? क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को वोट बैंक की तरह नहीं, अपने परिवार की तरह देखा है और पूरे हिंदुस्तान को सिविलाइज्ड कर दिया है। इस वजह से सिविलाइजेशन का अवार्ड उनके यहाँ पर कंधे पे चमकता हुआ नजर आ रहा है। और जो धूम धड़ाके से मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं विदेशों में, मतलब मेरा तो लगता है कि खून और कलेजा सब चौड़ा हो जाता है, सब फैल जाता है। तो बहुत बहुत खुशी होती है। फिर से 21 तोपों की सलामी हो गई, फिर से रेड कारपेट बिछा, फिर से ढोल बाजा ताशा लगा, फिर से इंडियन फ्लैग का एक काली गाड़ी आई, इंडियन झंडे, इंडिया के झंडे को लहराया गया, मान सम्मान मिला। फिर से सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ग्रीस के वो आए, फिर से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ग्रीस के वो उठ करके आए, उन्होंने सम्मान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, उनकी कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनी ही जाती है। जैसे कुछ एक स्टेज पर कुछ झंडे और तिरंगे झंडे और ग्रीस के झंडे जो हैं, नेशनल फ्लैग्स जो हैं, वो गिर गए थे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उसको खुद से अपने हाथों से उठाना स्टार्ट किए थे। दिस इज कॉल्ड सभ्यता, दिस इज कॉल्ड संस्कार, दिस इज कॉल्ड संस्कृति। और ये कहां से आ रहा है? ये भगवत गीता और रामायण से आ रहा है। सनातन, फिर मैं तारीफ करूंगी, फिर आपके पाकिस्तान मुसलमानों को और हिंदुस्तान के घटिया लुंगी छाप मुसलमानों को बहुत बुरा लग जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ, देखिए ये जो भगवत गीता है ना, ये इंसान को इंसान बना देता है। ये इंसान के अंदर सभ्यता, डिसिप्लिन, इमोशन, सैक्रिफाइस, कंट्रोल सब पैदा करता है ये भगवत गीता। तो आज यही सनातनी जिसने भगवत गीता पढ़ा है, जिसने रामायण पढ़ा है, जिसने रामायण की पाठ पढ़ी है, आज यही भारत के प्रधानमंत्री सनातनी शख्स आज अपनी सभ्यता की छाप, अपनी संस्कृति की छाप, अपनी संस्कृति का जो डिसिप्लिन उन्होंने सीखा है अपने भगवत गीता से, अपने रामायण से, वो अब पूरी दुनिया को नजर आता है और पूरी दुनिया उसको देख करके आंखें पथरा जाती हैं। और साथ साथ ग्रीस के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी अपने झंडे को सम्मान देना सीख जाते हैं कि नहीं, झंडे पर हमको चढ़ना नहीं है, हमें उसे इज्जत दे करके उठा करके अपने पॉकेट में डालना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले अनम
इंदिरा गांधी जो है 1983 में ग्रीस गई थी, और उसके बाद 1983 के बाद 2023 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचे थे। पर इंदिरा गांधी जी को जो सम्मान नहीं मिला था उसका 10 गुना ज्यादा सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिला, हमारे मोदी जी को मिला। और उसकी सबसे बड़ी और खास वजह ये है कि ये वाहिद भारत का प्रधानमंत्री है, अटल जी के जैसे, अटल जी का एक परछाई, जिसने भारत की जनता के बारे में सबसे पहले सोचा है, जिसने भारत देश के बारे में सबसे पहले सोचा है, जिसने भारत की उन्नति के बारे में सबसे पहले सोचा है। अनम, मैं आपको बताती चलूं कि हमारे जो एम्बेसडर हैं जो ग्रीस में रहते हैं इंडिया के, टंडन जी ने, उन्होंने साफ लफ्जों में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बताया कि क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म के बारे में बात हुई है, इंपॉर्टेंट एजेंडा पे बात हुई है, डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से हम लोग क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म को बहुत अच्छा कर सकते हैं, सिक्योरिटी को लेकर के बात हुई है। ब्रिक्स की समिट में साउथ अफ्रीका के साथ भी बहुत सारे बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड को लेकर के बात हुई है, करेंसी को लेकर के बात हुई है, मेड इन इंडिया की चीजों को लेकर के बात हुई है, देश की सिक्योरिटी और बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर के बात हुई है। तो जहां भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं वो अपने और सामने जिस देश में जाते हैं दोनों देशों के उन्नति के बारे में, वहां के बिजनेस के बारे में, वहां के ट्रेड के बारे में, वहां के सक्सेस के बारे में, वहां के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए आप क्या कीजिएगा, नहीं, अब बात ऐसी आ चुकी है 9 साल में कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, आप हमारे लिए क्या कीजिएगा। हम पहले पूछते हैं कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं। जैसे मैंने आज आपको कहा कि मैंने इतने हिट प्रोग्राम अनम आपको दे दिए हैं, भैया एक चॉकलेट तो कभी कुरियर कर दिया करो, मुंह तो मीठा मेरा करा दिया करो। तो हम पहले देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि आप मेरे लिए क्या कीजिएगा। तो ये हमारा नया भारत है, ये हमारा डिजिटल भारत है, ये हमारा वैज्ञानिक भारत है जहां पर महिलाएं वैज्ञानिक हैं। तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत खुशी होती है। WEF जो चीफ हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया G3 के बारे में। हालांकि पाकिस्तानियों ने फिर से ग्रीस की मीटिंग के वक्त वहां पर जो पाकिस्तानी रहते हैं, देखिए मैंने आपको कल भी कहा था ना कि आपके पासपोर्ट को क्यों पॉटी के पॉट के बराबर समझा जाता है, पॉट के पॉटी के बराबर समझा जाता है, गू के बराबर समझा जाता है। तो जो ग्रीस में रहते हैं पाकिस्तानी, उन्होंने वहां पर बहुत सारा प्रदर्शन और बहुत सारा घेराव करने की कोशिश की थी। तो प्रोटोकॉल को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया था, बिकॉज कि कहीं ना ये कुछ गलत कर बैठे, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शैतानी दिमाग ही चलता रहता है। उनके दिमाग में बम गोली बारूद, कत्लेआम, जिहाद, यही सब चलता रहता है, और नहीं तो फिर ठड़कबाजी, औरत, सेक्स, यही सब चलता रहता है। 2 ही चीजें चलती हैं मुसलमानों के पास दिमाग में। तो इसलिए वहां पर प्रोटोकॉल को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाईलाइट किया गया था। बिल्कुल सही मैम। आपने पहले तो बात की कि भाई चॉकलेट मुंह मीठा करवा दो, तो मैंने आपको कहा, और आज मैं मतलब दिल से ये बात कह रही हूँ कि प्लीज 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 बॉर्डर को थोड़ा सा मतलब रिलीफ दें, ताकि जो दिल की मतलब ख्वाहिशात है उनको पूरा किया जाए, हम आ जा सके, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जो आप लोगों से हमारा कनेक्शन बन चुका है, बहुत दिल करता है मेरा कि यार मतलब अभी भी मैं शॉपिंग करने आई तो मेरा बहुत दिल है कि आपके लिए कुछ लूं, बट अनफॉर्चुनेटली हम दे ही नहीं सकते। तो भाई अगर दे भी दिया तो मेरे ऊपर केस मान जाएगा इमरान खान की तरह, इसलिए सुने अनम, आपने अपने दिल से ये बात कही है। मुझे आपका चॉकलेट नहीं चाहिए। बॉर्डर की सिक्योरिटी आने वाले वक्त में और टाइट होगी और सख्त होगी, और हमें अपने देश की जनता से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि हम इसको अपना परिवार मानते हैं। बॉर्डर के सिक्योरिटी में किसी भी तरीके का कोई भी 0.1% भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, इस देश को बहुत अच्छे से पता है, इस देश की सुरक्षा एजेंसीज को बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के दिल में आग बगोला मच रहा है। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान जो है वो परेशान हो चुका है कि आखिर ये जो एक फरिश्ता, ये जो एक भगवान का रूप मोदी जी के भेष में जो आया है, और हिंदुस्तान की तरक्की 9 साल में जमीन से आसमान आकाश को छू चुकी है, इसको, इस शांति को, इस सक्सेस को भंग करने के लिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने षड्यंत्र को बहुत ज्यादा
मचाने की कोशिश में लगा हुआ है। अभी के लिए आप ये रख लें। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो अच्छा, मच। मैं एक और सवाल है मेरा आपसे। अगर हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस के अंदर हम देख रहे थे कि ना सिर्फ नॉर्मल कम्युनिटी, जैसे भी मतलब एक होता है ना नॉर्मल लोग रहते हैं वहां पर कोई भी कम्युनिटी से, तो सबसे ज्यादा पॉइंट आउट करने वाली चीज थी सिख कम्युनिटी। क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर सिख कम्युनिटी को कोई भी राइट नहीं दिया जाता। वो वहां से तंग होकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर वो हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं। तो मैंने देखा ग्रीस के अंदर जो मतलब काफी वीडियोस वायरल हो रही थी, उसके अंदर सिख कम्युनिटी वो झंडा लहरा रहे थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट से उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये चीज फिर क्या है, अगर सिख कम्युनिटी इधर आके बोलती है कि हिंदुस्तान के अंदर राइट्स नहीं है, ये है, मतलब इस तरह की बात है, तो फिर ये चीज क्या थी? देखिए झूठ है, ये झूठ फैलाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ असदुद्दीन अवैसी भी हिंदुस्तान की बुराइयां करता है, पर हिंदुस्तान की योजनाएं और हिंदुस्तान की फैसिलिटीज को पूरा का पूरा लाभ उठाता है। ठीक है, ये जितने मुसलमान हिंदुस्तान में बैठ करके मोदी जी की विरोधिता करते हैं, ये मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं और जितनी भी फैसिलिटीज है, उन सबका फायदा उठाते हैं, सबका फायदा उठाते हैं। अगर इनको हम बोल देना कि पाकिस्तान चले जाओ, कभी नहीं जाने मांगेंगे। अगर वाकई में इनको मोदी जी इतने खराब लगते हैं तो चले जाओ पाकिस्तान, कभी नहीं जाने मांगेंगे, कभी नहीं। क्योंकि इनको पता है कि जितने सुकून वाली जिंदगी इनको यहाँ है और जितना फ्रीडम इनको यहाँ है, इनको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। इनको भी पाकिस्तान में खरगोश और मोर चोरी करके खाना पड़ेगा, इनको भी आटा चावल का लाइन लगाना पड़ेगा, इनकी बहू बेटियों को कंधे पे चढ़ा करके कब सेक्स करके छोड़ जाएगा दरवाजे पर, दहलीज पर, इनको खुद नहीं पता चलेगा। तो ये जानते हैं कि हम यहाँ पर हिंदुस्तान में रह करके थोड़ी सी हड़बड़ में हो करके दिखा देंगे, क्योंकि भाई हम मुसलमान हैं, हम तो पैदा ही क्रिमिनल हुए हैं, अजमल खसब की छठी औलाद है, औरंगजेब की ठरकजेब है। तो ये इनका एक तरीका है, एक तरीका है। देखिए सिख जो है ना, वो हमारे हिंदुस्तान की शान हमेशा रहे हैं। आप फ्रीडम फाइटर्स ले लीजिए, आप आजादी के वक्त ले लीजिए, सिखों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया है। कितने वीर गुजरे हैं भाई, मैं कितनी बार इस बारे में बात करूं, कितने वीर गुजरे हैं। सिखों को एक अजीब सा राष्ट्र से मोहब्बत है। आप जैसे मुझे देखती है ना, आप मुझे बोलती है कि अरे आपको तो बहुत ज्यादा राष्ट्र से मोहब्बत है, आप तो हिंदुस्तान की मिट्टी से बहुत मोहब्बत करती है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो एक प्रोपेगेंडा बना करके पाकिस्तान में दिखाया जाता है कि मुसलमान बहुत डिप्राइव है, सिख बहुत उकताए हुए। अरे भैया अगर सिख इतने उकताए हुए होते तो क्या क्या मेन स्ट्रीम न्यूज में नहीं दिखाया जाता? अरे बॉर्डर पर आप हमारी सेना में जाकर के देखिए ना, हजारों लाखों सिख की तादाद है जो बॉर्डर में खड़े होकर के सीना खोल करके बैठे हैं कि गोली हम पहले खाएंगे, लेकिन अपने देश की हम सुरक्षा करेंगे। ये है सिख हमारे हिंदुस्तान के। हमें फक्र होता है हमारे सिखों पर, हमें नाज है हमारे सिखों पर। मैं हम क्या भगत सिंह को भूल जाएंगे? हम कैसे भगत सिंह को भूल सकते हैं? तो देखिए ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में बनाया जाता है पाकिस्तान के लोगों को समझाने के लिए। देखो हिंदुस्तान में मुसलमान डिप्राइव है, देखो हिंदुस्तान में सिख डिप्राइव है, देखो हिंदुस्तान में फलाना डिप्राइव है। और इसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का है, जो ऐसी बातें बोलते हैं, जो घूम फिर करके पाकिस्तान जाता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान में अच्छी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन बुरी चीजों को ज्यादा वायरल करवाया जाता है। असदुद्दीन अवैसी जो है वो मोदी जी के बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बात बोलेगा, उसको वायरल करवाया जाएगा पाकिस्तान में। क्यों वायरल करवाया जाएगा? क्योंकि मात्र एक दो आदमी है, ये दाढ़ी टोपी और लुंगी छाप कि भाई हमको मोदी जी हम देखो देखो देखो। तो हिंदुस्तान में दो आदमी तो नहीं है ना। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है कि चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, और जिसमें 82% हिंदू रह रहे हैं। तो 82% से पूछना भैया पाकिस्तान, गधेड़े की फौज, गधे का दिमाग, बंदर छाप पाकिस्तान, तो पूछना 82% सनातनी से ताकत है तो पूछ के दिखा। छठी का दूध याद दिला देगा हमारा सनातनी भाई पाकिस्तान को, यूं चुटकियों में ना चूटियों की तरह मसल देगा अपनी बोली से। एक अकेली नाजिया को तो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है, तो सोचो 82% अगर हमारी सनातनी महिलाएं और सनातनी भाई अगर खड़े हो जाएंगे, तो इस पाकिस्तान जो ब्लफ है, जो भीख के टुकड़े पर पला हुआ है, उसका क्या हाल करेंगे हम? तो ये सब ब्लफ है, झूठ।
बिल्कुल मैम पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया था चंद्रयान के बाद कि इस्लाम ये कहता है कि मून मतलब ये सारी कुदरत की चीजें है ना, चांद हो गया, सूरज हो गया और ये सब कुछ, तो ये बहुत ज्यादा हराम चीज है, ये इलीगल चीज है कि हमें मून पे नहीं जाना चाहिए, हमें सन पे नहीं जाना चाहिए, हमें इस तरह की कुदरत की चीजों के अंदर अमल दखल नहीं करना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस्लाम के हिसाब से तो 4 शादी करनी चाहिए, इस्लाम के हिसाब से निकाह मुत्ता करना चाहिए, इस्लाम के हिसाब से हाथ उठा करके नमाज में 72 वर्जिन हूरों के साथ औरतों को एड़ियों के नीचे कुचल करके रखना चाहिए और औरतों को बेइज्जत करना चाहिए, औरत के मुंह में 3 तलाक चिपकाना चाहिए, औरत के मुंह में तलाक़े हसन और तलाक़े बिद्दत चिपकाना, तलाक दे करके अपने बच्चों को, अपने पैदा किए हुए बच्चों को मर्द अनाथ की जिंदगी दे सकता है, 4 शादियां करके 4 सेक्स टॉय बिस्तर पे रख सकता है। लेकिन जो हमारे हिसाब से, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मेरे एक हाथ में लक्ष्मी देवी होती है और दूसरे हाथ में संविधान होता है, तो हमारे हिसाब से हमारी शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। हम चांद पे जाएंगे, चले गए, अब चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए, अब सूरज जो है वो भी हिंदुस्तान के हो जाएंगे, वेनस जो है वो भी हिंदुस्तान का हो जाएगा, प्लेटो जो है वो भी हिंदुस्तान का हो जाएगा। तो देखिए, मुसलमान क्योंकि किसी भी अचीवमेंट को अचीव नहीं कर पाते हैं, कभी भी कुछ बड़ा अच्छा नहीं कर पाते हैं जो दुनिया उनकी तारीफ करे, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। औकात तो है नहीं मुसलमानों की कुछ करने की, भाई ठड़कबाजियां करो, तो ठड़कबाजी कर रहा है। और लेकिन हमें संविधान ने, हमें हिंदुस्तान की संस्कृति ने, हमें हिंदुस्तान के संस्कार ने, हमें भगवत गीता ने, हमें रामायण ने हमें सक्सेस सिखाया है, हमें राष्ट्र से मोहब्बत करना सिखाया है, हमें अचीव